अब तक हमने कुपोषण तक पूरा कर लिया है। अब हम शुरू करते हैं मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ। क्या? ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, मानव, और हेल्थ, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य। ह्यूमन हेल्थ का मतलब होता है मानव स्वास्थ्य। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं मानव स्वास्थ्य के अंदर सबसे पहले आता है पानी के बारे में। किसके बारे में? पानी के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वाटर। क्या बोलते हैं? वाटर। तो हमारी संस्कृति क्या, हमारे जीवन में क्या, हमारे मतलब हर चीज में ये माना जाता है कि जल ही जीवन है। मोस्ट इन वाटर फॉर लाइफ। हमारी जिंदगी, हमारी लाइफ यानी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है वाटर। जीने में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज क्या है? वाटर। भूखे तो हम 10 दिन तक रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना हम 10 दिन तक नहीं रह सकते। अभी हम क्या कर रहे हैं? जल का दोहन कर रहे हैं, जल को हम धीरे धीरे हटा रहे हैं। तो मैं एक बात आपको कह देना चाहता हूँ, जल ही जीवन है। क्या है? जल ही जीवन है। जल ही जीवन है, इसको नष्ट ना करें, इसको नष्ट ना करें। जल ही जीवन है, इसे नष्ट बिल्कुल ना करें। हमारे जिंदगी में जल सबसे महत्वपूर्ण रहता है, वाटर। वाटर इज इंपॉर्टेंट ऑफ लाइफ। तो जल है वो एक ही ऐसा, जल ही एक ऐसी चीज है जो तीनों पदार्थ में रहती है। पहला वो है ठोस यानी बर्फ। क्या होती है? बर्फ। सेकेंड नंबर पर है गैस, वो होता है जलवाष्प, जल और वाष्प। ठीक है। और थर्ड नंबर पर है तरल। तरल तो जल होता ही है, उसे बर्फ भी जमा सकते हैं और गैस यानी जलवाष्प भी बना सकते हैं। तो दोस्तों फिर आगे देखते हैं पीने योग्य जल के गुण। तो जल जो पीते हैं हम, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए? उसमें ऑक्सीजन यानी O2 प्राप्त मात्रा में मिली हुई होनी चाहिए। क्या मिली हुई होनी चाहिए? ऑक्सीजन यानी O2 प्राप्त मात्रा में मिली हुई होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि O2 के बाद में आता है उसके अंदर पीएच का मान संतुलित होना चाहिए। ठीक है। पीएच का मान संतुलित यानी जल के अंदर पीएच का मान कितना होता है? 7 पीएच। 7 पीएच ही उसका मान होना चाहिए, उससे ज्यादा या कम होने पर जल असंतुलित होगा। और उसके अंदर दिखने वाले अवांछित तत्व, ये पत्तियां वगैरह, ये कुछ भी नहीं होना चाहिए। आंखों से दिखने वाले यानी नग्न आंखों से दिखने वाले कण कोई भी नहीं दिखने चाहिए। ठीक है। उसके बाद आता है कि ये जो पानी है उसको वो उबला हुआ आना चाहिए। क्या होना चाहिए? उबला हुआ होना चाहिए, क्योंकि उबला हुआ पानी में सारे जो गंदे तत्व होते हैं वो मिट जाते हैं और जो अच्छे तत्व हैं वो रहते हैं। गंदे पानी में सभी बुरे और अच्छे दोनों रहते हैं, जिससे बुरे ज्यादा साइड इफेक्ट करते हैं और अच्छे कम करते हैं। तो अभी देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में हमें कितने प्रतिशत यानी कितने दिन में कितना पानी हमें पीना चाहिए, ये हमारी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण है। पानी कितना पीना चाहिए? तो हमारी जिंदगी में 8 से 10 गिलास पानी दोस्तों दिन का पीना चाहिए। 8 गिलास तो हमें जरूर पीना चाहिए। 8 गिलास हमें जरूर पीना चाहिए। 8 गिलास अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो हमारे शरीर में रोग ही रोग रहेंगे दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन में कितने गिलास हैं? वो है 8। और शरीर को कितने लीटर पानी की आवश्यकता होती है? दिन में 8 लीटर। 8 लीटर पानी की आवश्यकता तो रहती है, इसलिए हमें 8 लीटर पानी का उपयोग करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद होता है कि
जो जल के अंदर जहरीले पदार्थ हैं, कुछ भी जो मान लेते हैं हम, अवांछित कण, अवांछित कण वगैरह, ये सब है, ये हमें जल के अंदर नहीं दिखाई देने चाहिए। उसके बाद है दोस्तों, जब हमें जल की आवश्यकता क्यों पड़ती है दोस्तों, तो वो जल की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हमें मतलब हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, सुस्ती आती है, हमारे शरीर को फिर से मजबूत बनाता है जल, फिर से क्या करता है, मजबूत बनाता है, ये जल है वो फिर से मजबूत बनाता है। तो इसलिए हमें शरीर को जल की आवश्यकता होती है। अगर हम रोजाना 8 से 10 गिलास पानी या 8 से 10 लीटर पानी पिएंगे तो हमारा शरीर रोग मुक्त रहेगा। हजारों रोग कट सकते हैं, किसकी वजह से, वाटर की वजह से, वाटर यानी पानी की वजह से हजारों रोग कट सकते हैं। उसके बाद होते हैं दूषित जल के दुष्प्रभाव क्या होते हैं। दूषित जल होते हैं उससे कई प्रकार की बीमारियां, उसके अंदर कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कौन कौन से, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि, ये प्रमुख हैं। क्या क्या, विषाणु, जीवाणु। देखिए दोस्तों, हमें पता है कि विषाणु है वो जल के अंदर पाया जाता है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता ही होता है। जीवाणु भी जल के अंदर पाया जाता है, प्रोटोजोआ भी जल के अंदर पाया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण है वो है कृमि। दोस्तों कृमि, राजस्थान की सबसे बड़ी बीमारी वो थी कृमि। क्या थी, कृमि, राजस्थान की सबसे बड़ी बीमारी, जिससे हमने जीत कब हासिल की, सन 2000 में, 2000 में हमने इसे जीत प्राप्त की। किससे, कृमि से। राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण समस्या बन चुकी थी यह कृमि। इसका रोगजनक क्या था दोस्तों, ड्रेकनुकल्स मेडिनेसिस। क्या था दोस्तों, ड्रेकनुकल्स मेडिनेसिस, ये इसका रोगजनक था। ये कृमि है, ये पानी के अंदर पाया जाता है और हमारे शरीर में एक लट के प्रकार से एक लंबी रस्सी के प्रकार से बाहर निकलता है, जिससे हम मारवाड़ी में बोलते हैं लट। उस प्रकार लंबी रस्सी से बाहर निकलता है शरीर के अंदर से, जिसे लकड़ी के अंदर लपेट कर बाहर निकाला जाता है। अभी सन 2000 के बाद इसका कोई भी मरीज नहीं मिला है, लेकिन इससे हमें हमेशा बच के रहना पड़ेगा। दोस्तों हमारे पीने योग्य पानी और दूषित जल दोनों के बारे में हमने पढ़ा है। इसके बाद आता है ओबेसिटी यानी मोटापा। उसके बाद आता है दोस्तों मोटापा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओबेसिटी। ये होता है दोस्तों मोटापा। तो आप जानते हैं मोटापा वह स्थिति है जिसमें हमारे शरीर में अधिक वसा हो जाती है। क्या हो जाती है, वसा। हमारे शरीर में अत्यधिक वसा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, आदमी मोटा होने लगता है। ये मोटा होने का मुख्य कारण ही वसा है दोस्तों। मोटा होने का मुख्य कारण वसा है। इससे हमें तेलीय चीजों को कम करना पड़ेगा, घी को भी कम करना पड़ेगा। इसके अंदर तेलीय चीजें, जो भी लोग मोटे होते हैं उन्हें तेलीय चीज खाना मना है। अपनी अगर आयु को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी संभावित आयु से अगर आप ऊपर जाना चाहते हैं, आपको मोटापा है, तो आप तेलीय चीजों का सेवन न करें। इसको मतलब हमारे शरीर को जो मापना है कि हमारे शरीर में कैसा भार है, कैसा मतलब हमारे शरीर का वजन है, वो किससे मापा जाएगा, बॉडी मास इंडेक्स से। बॉडी मास इंडेक्स, इसका शॉर्ट फॉर्म है BMI, शरीर भार सूचकांक। ठीक है, इससे मानव भार एवं लंबाई का अनुपात होता है। देखिए ये मोटापा है, इससे क्या क्या रोग हो सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं हार्ट
अटैक। इसका मेन कारण है दोस्तों मोटापा। अगर शरीर में ज़्यादा तेलीय वस्तु जाने के कारण मोटापा होता है, उससे हृदय रोग यानी हार्ट अटैक, मधुमेह यानी शुगर। शुगर हम अच्छी तरीके से जानते हैं, उसको साइंस के अंदर कहते हैं मधुमेह। क्या कहते हैं? मधुमेह। वो होता है निद्राकालीन श्वास समस्या, यानी सोने के बाद श्वास में समस्या आती है दोस्तों, ये कारण है निद्राकालीन यानी सोने के बाद। उसके बाद आता है कई प्रकार के कैंसर। इससे कई प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं, ब्लड कैंसर भी हो सकता है और नॉर्मल कैंसर भी हो सकता है, हाई क्वालिटी का कैंसर भी हो सकता है, कैसा भी कैंसर हो सकता है दोस्तों। इसलिए मोटापा ना होने दे। अगर मोटापा है तो आप तेलीय वस्तु का सेवन कम से कम करें। उसके बाद आता है दोस्तों रक्तचाप। रक्तचाप इसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। रक्त को बोलते हैं ब्लड और प्रेशर को बोलते हैं चाप। ब्लड प्रेशर यानी रक्तचाप। उसके बाद आता है दोस्तों ब्लड प्रेशर में हम क्या देखते हैं, जैसे कि रक्तवाहिनियों में बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव। जो ये मान लीजिए ये रक्तवाहिनियां हैं, इसके अंदर रक्त बहता है, ये रक्त बह रहा है, ये ऐसे ऐसे बीच में ऐसे 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 दबाव डालता रहता है, उसे क्या कहते हैं? रक्तचाप। उसे क्या कहते हैं? रक्तचाप। रक्तचाप भी दो प्रकार के होते हैं, उच्च और निम्न। निम्न के अंदर क्या होता है दोस्तों, जब धमनियां और नसें रक्त का प्रवाह कम होने लगता है, इसके लक्षण साफ दिखाई देते हैं, जैसे कि मस्तिष्क, हृदय तथा गुर्दे जैसी महत्वपूर्ण इंद्रियों में ऑक्सीजन व पौष्टिक आहार नहीं पहुंच पाते हैं। इसके कारण ये होता है। इससे कई प्रकार की क्षति भी हो सकती है और सबसे ज्यादा क्षति होती है वो है उच्च। उससे क्या होता है? उच्च रक्तचाप कब होता है? जब हम चिंता करते हैं, क्रोध करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी से भय रखते हैं और ऐसी चीजें करते हैं, उससे होता है। और मैदे की चीज खाने से भी, मैदे की चीज खाने से भी उच्च रक्तचाप बढ़ता है। इसलिए हमें मैदे की चीज नहीं खानी है। चीनी, मसाले, तेल, घी, अचार, मिठाइयाँ, मांस, सिगरेट, शराब का सेवन भी नहीं करना है। इससे हमें उच्च रक्तचाप नहीं होगा। पोटेशियम युक्त भोजन करना है हमें। कौन से? पोटेशियम युक्त हमें भोजन करना होगा, तभी उच्च रक्तचाप से हम छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों हमने रक्तचाप भी आसानी से पूरा कर लिया है। फिर आते हैं नशीले पदार्थ। क्या आते हैं? नशीले पदार्थ। दोस्तों नशीले पदार्थ आप जानते हो, हमारे गांवों में, शहरों में आजकल सबसे बड़ी समस्या है वो है नशा। लोग जगह जगह पर शराब पीकर पड़े रहते हैं, गुटखा खाते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, तंबाकू का खाते हैं। तो ये सब क्यों करते हैं? वो सोचते हैं हमें उनसे आनंद मिलता है। आनंद नहीं, ये उनके मौत के करीब जाने का रास्ता मिलता है उन्हें। क्या? मौत के करीब जाने का रास्ता मिलता है तंबाकू खाने से, नशा करने से, मदिरा का सेवन करने से। दोस्तों गुटखा में क्या होता है? सुपारी के टुकड़े होते हैं, कत्ता होता है, चूना होता है और खुशबू मिलाकर उसे पैकेट में पैक करके बेच दिया जाता है। उनका कुछ नहीं लगता, लेकिन इसका सेवन करने वाले, उसके अंदर थोड़ा थोड़ा तंबाकू भी मिलाया जाता है और इसका सेवन करने वालों को संब्यूक्स फाइब्रोसिस हो सकता है। संब्यूक्स फाइब्रोसिस। दोस्तों संब्यूक्स फाइब्रोसिस किसके कारण होता है? गुटखे के कारण। संब्यूक्स फाइब्रोसिस दोस्तों ये किसके कारण होता है? गुटखे के कारण। ये गुटखे के कारण होता है दोस्तों। इस रोग से अगर बचना है, अगर हमें कैंसर से बचना है, इस रोग से हमें बचना है, तो हमें गुटखे का त्याग करना पड़ेगा। अगर कोई भी भाई गुटखे का सेवन करता है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है वो सेवन करना बंद कर दें। उसके बाद आता है तंबाकू। क्या आता है? तंबाकू है जिसे हम आजकल देखते हैं कि बूढ़े लोग इसका ज़्यादा सेवन करते हैं। 60% बूढ़े लोग इसका सेवन करते हैं। इसमें निकोटिना टोबेकम और इसका तंबाकू का पादप कौन सा होता है? निकोटिना टोबेकम। और इसका कुल कौन सा होता है? सोलेनेसी की पत्तियां। ठीक है, ये सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त होता है। ये पत्तियां हैं, इसको चबाया जाता है। अधिकांश लोग इसका किस में करते हैं? पान में करते हैं, गुटखे में करते हैं अधिकांश लोग। और इसे सूंघने भी किया जाता है। किसमें? सूंघने में भी इसका प्रयोग
किया जाता है। ठीक है दोस्तों, उसके सूंघने में और दांतों में मंजन करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये बूढ़े लोग करते हैं। आजकल ये समस्या है वो बढ़ चुकी है। आजकल ये समस्या है ये महिलाओं तक भी जा चुकी है। महिला भी तंबाकुओं का सेवन करने लगे हैं दोस्तों। उसके बाद आता है तंबाकू से उपयोग करने से जो जो हानियां होती है वो मैं आपको बोल के बताता हूँ। जैसे कि तंबाकू के निरंतर संपर्क में आने से हमारे मुंह का, जीभ का, गले का एवं फेफड़ों का आदि का कैंसर हो जाता है। और निकोटीन धमनियों में की दीवारों को मोटा कर देती है और इससे हृदय संपंदन यानी हृदय के धड़कने की दर बढ़ जाती है और धक 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 करने लगती है। उसके बाद गर्भवती महिलाएं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण विकास की गंदी मत पड़ जाती है। यानी बच्चे पैदा करने की जो गति है, बच्चा जब माँ के पेट में होता है तो उसे भोजन आदि सभी चीजें जो पोषक तत्व है उन्हें की आवश्यकता होती है। अगर वो माँ अगर तंबाकू का सेवन करती है तो उसका बच्चा क्षतिग्रस्त यानी कैसा होगा वो आप सोच सकते हो। सिगरेट के धुएं से उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी को नष्ट कर देती है। और उसके पास भी अगर कोई सिगरेट पीने वाले व्यक्ति के पास भी कोई बैठता है तो उसको भी उतना ही नुकसान होता है जितना वो पीता है, उसे ज़्यादा ही हो सकता है। उसके बाद है यही कारण है कि भारत में 16 लाख यानी 60 लाख लोग ये नशे के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। सबसे मेन कारण दोस्तों, सबसे भारत का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? शराब, एल्कोहल। एल्कोहल भारत की सबसे बड़ी समस्या है ये एल्कोहल। लोग जगह जगह का एल्कोहल पीकर पड़े रहते हैं, ना किसी की इज्जत ना कुछ हो। इससे दोस्तों क्या क्या होता है? अधिक मात्रा में एल्कोहल यकृत एसिटिलिडाइट में बदल देता है जो विषैला पदार्थ है, जहर होता है। यह जहर का काम करता है हमारे शरीर के अंदर। उसके बाद इससे वशीयकृत नामक रोग भी हो जाता है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण है, देखो दोस्तों, इसका सेवन करने से सबसे बड़ी बीमारी क्या है? आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है। इसका सेवन करने से रोजाना कोई व्यक्ति 1 बार तो कोई 2 बार तो कोई 3 बार, कोई तो हर वक्त रखता है इसे साथ में। इसे आर्थिक स्थिति कमजोर होगी। कोई 40 रुपए, कोई 60 रुपए, कोई 200 और कई तो हजार रुपए तक इसमें खर्च कर देते हैं एक मदिरा की बोतल के ऊपर। उसके बाद आता है दोस्तों अफीम। क्या आता है दोस्तों? अफीम। अफीम है, उसका प्रचलन अभी तो कम हो चुका है, लेकिन पुराने जमाने में खुशी के मौके पर अफीम का प्रयोग किया जाता था दोस्तों। खुशी के मौके पर अफीम का प्रयोग किया जाता था। अफीम दोस्तों शादी विवाह के मौके पे किया जाता था। इसका वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम के कच्चे फल से प्राप्त होता है। ये दूध से प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये उस पेड़ के दूध से प्राप्त होता है। ये करीब 30 प्रकार के एल्कोहल पाए जाते हैं। इसमें 30 प्रकार के एल्कोहल पाए जाते हैं दोस्तों। उसमें से मेन है मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है है अन्य नशीले पदार्थ कौन कौन से है? हमारे गांव में देखा है हमने गुटखा, ये तो हमने वर्णन कर लिया है। लेकिन उसके बाद अन्य नशीले कौन कौन से हैं? भांग, होली के मौके पे हमारे गांवों में ये सब चलता है। चरस, गांजा, हेरोइन आदि। ये तो कम है, इससे भी अधिक प्रकार के किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है खाद्य पदार्थों में मिलावट के दुष्प्रभाव। दोस्तों खाद्य पदार्थ में मिलावट के दुष्प्रभाव तो हम देखते हैं। खाद्य पदार्थ में मिलावट के दुष्प्रभाव तो ये है कि आजकल लगभग 30 से 40% चीजें हैं वो मिलावटी आने लगी है। असली चीजें कम और 30 से 40% अधिक मिलावटी आने लगी है दोस्तों। हम अनुमान नहीं लगा सकते कि प्रत्येक सामान में लगभग 30 से 40% तक हमें मिलावट मिल सकती है। कोई भी चीज देख लो, जैसे पीने की चीजें हो, कुछ भी हो दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन अगर आप करते हैं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर 0.4% शीशा पाया जाता है जो हमारे शरीर को एक तरीके से बर्बाद करके छोड़ देता है, जिसे खराब करके छोड़ देता है, ठीक है ना दोस्तों। इनसे गुर्दा, लिवर, मांसपेशियां, मस्तिष्क आदि की बीमारियां हो सकती है। इससे बेचैनी बनी रहती है, सर दर्द होता रहता है। इसलिए इसका सेवन जो भाई बच्चा जो भी बड़ा करता है वो बंद कर दे दोस्तों। दूध के नाम पर आजकल यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा पाउडर,
कलर मिलाकर उसे बेचा जा रहा है। रिफाइंड तेल पी रहे हैं, रिफाइंड तेल हम पी रहे हैं, उसके अंदर रिफाइंड तेल डाला जा रहा है दूध के अंदर। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग की जांच से ये चौंकाने वाली आंकड़ा सामने है कि 25% लोग घटिया, मिलावटी और हानिकारक दूध का सेवन करते हैं। तो अगर आप भी ऐसी दूध का सेवन करते हैं तो आज से बंद कर दीजिए। बाजार में उपलब्ध खाद्य तेल, घी की हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। दोस्तों आप देखिए, ईंट के अंदर जो लाल मिर्ची का पाउडर होता है उसके अंदर ईंट का पाउडर मिला दिया जाता है, और हल्दी के अंदर पीली मिट्टी मिला दी जाती है, और फल सब्जियों के अंदर इंजेक्शन लगा के उनको बड़ा कर दिया जाता है। आप देखते हैं कि लौकी है वो इतनी इतनी बड़ी आती है, अपने हाथ जितनी जितनी बड़ी। तो दोस्तों ऐसी को खरीदने से मना कर दीजिए। आप ऐसी सब्जियों खाने से तो अच्छा है आप नमक के साथ रोटी खा सकते हैं। नकली मावा नहीं लगा है, हम मिठाइयाँ खाते हैं वो नकली मावा भी हो सकता है। दोस्तों इन सब से बचाव के लिए सन 1954 के अंदर सरकार ने एक अधिनियम किया, PFA, खाद्य पदार्थ अलग मिश्रण निषेध अधिनियम। इसके अनुसार 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों या मिलावटों का नियमन करता है, लेकिन यह नियम दोषी लोगों को सजा दिलाने में लगभग नाकाम ही साबित हुआ है। दोस्तों जो भी दोषी होता है वो पैसे देकर बच जाता है। ये सब होता रहता है हमारे भारत के अंदर। दोस्तों आज हमने ये पहला चैप्टर है ये हमने पूरा किया है। दोस्तों ये हमने 2 पार्ट के अंदर पूरा कर लिया है। दोस्तों तो अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब यानी पारिक एजुकेशन को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अभी पारिक एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन और अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहे तो हम आपको प्रत्येक सब्जेक्ट जीके और सभी चीज़ों की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको। और अगला चैप्टर यानी हम तीसरा चैप्टर लेके आएंगे अनुवांशिकता यानी जेनेटिक्स। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकता। ठीक है दोस्तों।